आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल सियासी महादंगल में शेखावाटी की सुरमा। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी महादंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेखावाटी की सुरमा। सीएम ममता बनर्जी को टक्कर देंगी प्रियंका टिबड़ेवाल, जो शेखावाटी से आती हैं। झुंझुनू के मंडरेला मूल की प्रवासी आदित्य की बहू हैं प्रियंका, और प्रियंका को भवानीपुर के उपचुनाव में भाजपा ने मैदान में उतारा है ममता बनर्जी के खिलाफ। पहले ही बंगाल के इंटाली सीट से प्रियंका चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उनको जीत नहीं मिली। प्रियंका टिबड़ेवाल जीत हासिल नहीं कर पाई। बंगाल की तेज तर्रार नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। बीजेपी नेता के रूप में तेज तर्रार उनकी छवि है। और प्रियंका के पति आदित्य टिबड़ेवाल सीए हैं। 2014 में भाजपा में शामिल हुई थी प्रियंका टिबड़ेवाल, तब से वो लगातार एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव जब हुए, उसमें भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार भी थी प्रियंका। 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। कांटे की टक्कर वहां पर इस बार भी होनी है। ममता बनर्जी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, लेकिन ममता को सीधी चुनौती दे रही है शेखावाटी की सुरमा प्रियंका टिबड़ेवाल। अब क्या होगा वहाँ उपचुनाव में, उस पर भी लगातार सभी की निगाहें हैं। वो टीएमसी को इंतजार है वहाँ पर ममता की जीत हो। और साथ ही साथ अब बीजेपी ने भी प्रियंका टिबड़ेवाल को उतार करके एक बड़ा दाव खेला है। अब ये दाव वहाँ पर सफल होता है या फिर नहीं होता, इस पर भी इंतजार करना होगा। झुंझुनू के मंडरेला मूल के प्रवासी आदित्य की बहू है प्रियंका, और प्रियंका को भवानीपुर के उपचुनाव में मैदान में काफ़ी मंथन के बाद बीजेपी ने उतारा है। पहले भी बंगाल के विधानसभा चुनाव में इंटाली सीट से प्रियंका टिबड़ेवाल को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उस वक्त निराशा हाथ लगी। जीत हासिल करने में कामयाब प्रियंका नहीं हो पाई। और बंगाल की तेज तर्रार कुछ वहाँ पर नेता हैं, उनमें से एक प्रियंका टिबड़ेवाल का भी नाम लिया जाता है। ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा काम किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दरमियान आपने देखा बहुत ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर थी। अलग अलग हिस्सों में गई, प्रचार प्रसार किया। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में वहाँ पर जानकारी आम लोगों तक पहुँचाई गई। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रियंका की बताई गई। उसके बाद अब भवानीपुर सीट से जिम्मेदारी देकर के ये बता दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि भरोसा करना अभी तो फिलहाल सही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब जो रिजल्ट आएगा उपचुनाव का फिर क्या होगा उसका भी इंतजार है। प्रियंका के पति आदित्य टिबड़ेवाल सीए हैं। 2014 में भाजपा में शामिल हुई थी प्रियंका टिबड़ेवाल, और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार थी प्रियंका। 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या होगा परिणाम, उस पर इंतजार। राज्यों की सीमा पर चेकपोस्ट हटाने के निर्देश। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है इस बाबत। अब राज्यों के सीमा पर जो चेकपोस्ट हैं उनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को इस बाबत एक खत लिखा है, पत्र लिखा है। राजस्थान समेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, तेलंगाना, आंध्र, पुडुचेरी, गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के मुख्य परिवहन सचिव को पत्र भेजा गया है। स्टेट बॉर्डर्स पर ऑनलाइन दस्तावेज चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। जो स्टेट बॉर्डर्स है वहाँ पर ऑनलाइन जो दस्तावेज हैं चेक करने के निर्देश उनको दे दिए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश दिया गया अलग अलग राज्यों को। राज्यों के सीमा पर जो चेकपोस्ट बने हुए हैं उनको हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी अपने आप में महत्वपूर्ण पत्र है जो लिखा गया अलग अलग राज्यों को, उसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान समेत महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के मुख्य परिवहन सचिव को ये खत भेजा गया है। अब जल्द से जल्द इस पर आगे बढ़ना होगा। स्टेट बॉर्डर्स पर जो ऑनलाइन दस्तावेज हैं, ऑनलाइन दस्तावेज चेक करने के निर्देश दे दिए गए हैं स्टेट बॉर्डर्स पर। अब राज्यों की तरफ से इस पर क्या रुख होता है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। पंजाब चुनाव में कमाई करने के लिए कंपनियों की कतार, बड़ी कंपनियों से लेकर नए स्टार्टअप्स तक इनमें शामिल हैं। पंजाब चुनाव बेहद करीब हैं। पंजाब चुनाव में कमाई करने को लेकर कंपनियों की कतार दिखाई दे रही है। वो बड़ी कंपनियां हों या फिर नॉर्मल छोटी छोटी स्टार्टअप्स जो हैं वो भी बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कम वक्त बाकी है पंजाब चुनाव में। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को हटाकर पोते को रखा। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी सेवाएं ले रहे हैं। माइंडशेयर्स एनालिटिक्स की सेवाएं ले रहे हैं सुखबीर सिंह बादल। पंजाब में कई नेता अलग अलग कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पंजाब में चुनाव, और चुनाव आते ही तमाम जो कंपनियां हैं, वो बड़ी कंपनियां हों या फिर छोटी हों, वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं।
पंजाब चुनाव में कमाई करने का एक जरिया भी ये हो सकता है। कमाई करने के लिए कंपनियों की कतार है। बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी छोटी जो स्टार्टअप्स हैं वो भी इनमें शामिल हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को हटाकर अपने पोते को रखा। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल भी सेवाएं दे रहे हैं। माइंड शेयर्स एनालिटिक्स की सेवाएं सुखबीर सिंह बादल ले रहे हैं। और साथ ही पंजाब में कई नेता ऐसे हैं जो अलग अलग कंपनियों की सेवाएं इस वक्त ले रहे हैं। रामपुर में जौहर ट्रस्ट की 70 हेक्टेयर पर सरकार का कब्जा। रामपुर जिला प्रशासन ने 70 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की थी 70 हेक्टेयर जमीन। जौहर ट्रस्ट ने 2005 में मामूली कीमत पर जमीन खरीदी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर 70 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण। और साथ ही जौहर ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष हैं सपा नेता आजम खान। ये खबर भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यूपी में विधानसभा के चुनाव होने 2022 में, उससे पहले ये बड़ी खबर। रामपुर में जौहर ट्रस्ट की 70 हेक्टेयर की जो जमीन है उस पर सरकार का कब्जा। रामपुर जिला प्रशासन ने 70 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 70 हेक्टेयर की जमीन थी जिसको प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। जौहर ट्रस्ट ने 2005 में मामूली कीमत में ये जमीन खरीदी थी। हाईकोर्ट का आदेश और आदेश पर 70 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया जिला प्रशासन की तरफ से। और जौहर ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान हैं। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जर्मन हैंगर, वाटरप्रूफ बैठक व्यवस्था। पंडाल में करीब 1 लाख लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इंतजामातों को अमली जामा पहनाया वहां पर जा रहा है। पंडाल में लगेंगे 500 कूलर और 30 LED टीवी। 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए भी तैयारियां वहां पर चल रही हैं अंतिम दौर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी के अलीगढ़ पहुंचने से पहले खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। और जब पीएम वहां पर पहुंचे तो कोई कोर कसर ना रहे, ये कोशिश पूरी होगी वहां पर अधिकारियों की भी जो स्थानीय लेवल पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के स्थानीय लीडर्स की। क्योंकि पीएम का दौरा अपने आप में अलीगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी चुनाव से पहले ये समझना होगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जर्मन हैंगर, वाटरप्रूफ बैठक व्यवस्था वहां पर की जा रही है। पंडाल में करीब जानकारी ये है कि 1 लाख लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। दावा बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जब वहां पर पीएम पहुंचेंगे तो फिर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचने की संभावना है और इसे देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंडाल में 500 कूलर लगेंगे, 30 LED टीवी वहां पर लगाए जाएंगे जहां पर पीएम जब संबोधित करेंगे तो उनको दिखाया भी जाएगा। 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर पीएम पहुंचेंगे, इसलिए भी यूपी बीजेपी के नेताओं में उत्सुकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे पीएम मोदी को। उनका भव्य स्वागत होगा और उसके बाद अलीगढ़ में जब वो जाएंगे तो किन किन बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव बहुत करीब। ऐसे में लगातार अब आप अक्सर देखेंगे कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं करते हुए। शुरुआत अलीगढ़ जाकर के वो कर रहे हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 19 सितंबर को पूरे होंगे योगी सरकार के 4.5 साल। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा ने मतदान केंद्रों के आधार पर बनाए शक्ति केंद्र अलग अलग हिस्सों में। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार। 20 सितंबर को अपने क्षेत्रों में रहेंगे सभी भाजपा के विधायक। ये विधायकों को कह दिया गया है कि 20 सितंबर को अपने अपने क्षेत्रों में ही आपको रहना है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर भाजपा चलाएगी स्वच्छता अभियान। 2 अक्टूबर को लेकर के जानकारी है कि गांधी जयंती का मौका और भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान इस मौके पर चलाएगी। अब 19 सितंबर को योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर यूपी के 27,700 शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित होने हैं। भाजपा ने मतदान केंद्रों के आधार पर शक्ति केंद्र अलग अलग हिस्सों में बनाए हैं जहां पर तमाम कार्यक्रम भी होंगे। पीएम मोदी, सीएम योगी का प्रचार होगा। 20 सितंबर को अपने क्षेत्रों में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं अलग अलग हिस्सों के, वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे और साथ ही वहां पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम लोगों को जानकारी दी जाएगी अभी तक का कार्यकाल किस तरीके का रहा, योगी सरकार का क्या कुछ बड़े काम हुए, कोविड का प्रबंधन किस तरीके से हुआ, तमाम बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, यूपी के विकास में किस तरीके से फोकस रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। और फिर 2 अक्टूबर को लेकर ये जानकारी है, गांधी जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान चलाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री की वृद्ध रिश्तेदार दीनहीन हालत में मिली।
बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा की चचेरी बहन ईरा बसु। शिक्षक दिवस पर डनलप फ्लाईओवर पर पहुंचे थे विद्यार्थी। फ्लाईओवर के पेवमेंट पर उन्होंने किया ईरा बसु का सम्मान। और 2009 में सरकारी स्कूल से रिटायर हुई थी ईरा बसु। उसके बाद से किसी की भी मदद नहीं लेती हैं ईरा। 70 साल ईरा बसु ने पेंशन के लिए भी नहीं किया दावा। 70 साल की ईरा बसु हैं, लेकिन उन्होंने पेंशन के लिए भी दावा नहीं किया है। शुक्रवार को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई ईरा बसु। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य और ईरा बसु उन्हीं के रिश्तेदार। अब उनकी हालत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब में टीका नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की छुट्टी। हर कर्मचारी को कम से कम पहला डोज तो लेना ही होगा, लगवाना ही पड़ेगा। पंजाब में टीका नहीं तो काम नहीं। जो कर्मचारी हैं बिना टीके लगाए हुए अगर ऑफिस आते हैं तो उनकी छुट्टी होगी। हर कर्मचारी को कम से कम पहला डोज लगवाना होगा, बहुत ज़रूरी है। एक भी टीका नहीं लगवाने वालों की 15 सितंबर से छुट्टी हो जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को इसका ऐलान कर दिया है। जो कर्मचारी टीका लगाने से बच रहे हैं उनके लिए कम से कम एक टीका लगवाना ज़रूरी है। अब जिन्होंने अभी तक जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्होंने अगर एक भी टीका नहीं लगवाया है तो उनको जाकर के टीका लगवाना है। 15 तारीख के बाद से उनकी छुट्टी हो जाएगी। ये साफ तौर से ऐलान कर दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन ने। हर कर्मचारी को कम से कम पहला डोज लगवाना ज़रूरी है। एक भी टीका अगर नहीं लगवाया है तो काम करने की अनुमति नहीं होगी, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। अब ये ज़रूरी भी है, टीका कितना ज़रूरी है, वैक्सीन कितना ज़रूरी है कोविड से बचने के लिए, ये हर कोई जानता है। तीसरी लहर के संकेत मिले हैं, ऐसे में अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए ये साफ तौर से एक संदेश भी है आम लोगों के लिए कि जो कर्मचारी हैं उनको भी टीका लगवाना है। और ये सीख कर के आम लोग भी जागरूक होंगे। उनके लिए कम से कम एक टीका कर्मचारियों के लिए और आम लोगों के लिए संदेश है कि आप भी जाकर के टीका लगवाएं अगर अभी तक एक भी डोज नहीं लिया है तो। केरल में नोक्कुकूली के डर से नहीं आते हैं निवेशक। नोक्कुकूली मलयालम शब्द जिसका अर्थ होता है वसूली। ट्रेड यूनियन के लोग कारखाना लगाने वालों से वसूली करते हैं। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं ट्रेड यूनियन के लोग, ये सवाल पूछा गया है। नोक्कुकूली के खिलाफ टीके सुंदरसन ने दायर की याचिका। इस पर अब हाईकोर्ट ने भी, केरल हाईकोर्ट ने राज्य की सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल भी पूछा, हाईकोर्ट ने सवाल भी ये पूछा है कि कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार ट्रेड यूनियन के लोगों को कैसे है। अब इस पर जल्द ही जवाब देना होगा राज्य की सरकार को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। गांव में रहने वाले हर परिवार पर औसतन 60,000 रुपए कर्ज। शहरों में रहने वाले हर परिवार पर औसतन 1,02,000 का कर्ज है। साथ ही 70% कृषक परिवारों के पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है। सिर्फ 0.4% कृषक परिवारों के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है। अब लगातार जो खुलासा हो रहा है उसके बाद अपनी तरफ से तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वही बात रख रहे हैं। गांव में रहने वाले हर परिवार पर औसतन जानकारी ये है, इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि 60,000 रुपए कर्ज और शहरों में रहने वाले हर परिवार पर औसतन 1,20,000 का कर्ज है और 70% कृषक परिवारों के पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है। साथ में सिर्फ 0.04% कृषक परिवारों के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। ये भी एनएसओ की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जयपुर में एनएचएआई एडवाइजर राजेंद्र चावला मर्डर केस में अपडेट आपको देते हैं। आरोपी करणदीप और उनके कर्मचारियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। इंजीनियर का मर्डर करके आगे के टेंडर्स का रास्ता साफ करना चाहते थे। ये अपडेट है ताकि भविष्य में दूसरा कोई इंजीनियर रुकावट ना डाल पाए। करण की कंपनी के 35 करोड़ के टेंडर से शुरू हुआ था ये पूरा विवाद। जयपुर गुड़गांव हाईवे पर 14 सिंगल स्पेन फुटओवर बनाने के लिए टेंडर था और इस टेंडर में डबल स्पेन की डिज़ाइन को अप्रूव कराना चाह रहे थे, लेकिन स्कॉट विल्सन की तरफ से राजेंद्र चावला ने मना कर दिया था। और उसके बाद लाइजनर विकास देवेंद्र, परचेजिंग मैनेजर अमित नेहरा, चंडीगढ़ प्रोजेक्ट मैनेजर नवीन बिरला ने मर्डर की व्यूह रचना रची, साजिश रची। और नवीन साथ में विकास के कहने पर 15 लाख में गुड़गांव से 2 शूटर्स को बुलाया गया। दोनों ने डमी पर फायरिंग चेक करके दोनों को मर्डर के लिए जयपुर भेज दिया गया था और 200 पुलिसकर्मियों की टीम ने घटना के 9वें दिन इसका खुलासा किया था। कंपनी का एमडी करणदीप शौरान और शूटर समेत 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
26 अगस्त को चावला के जयपुर के वैशाली नगर में दिन दहाड़े हत्या की गई थी। इसी हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा है। विभागों की लापरवाही के आगे कैबिनेट सचिवालय बेबस दिखाई दे रहा है। विभागों की जो लापरवाही लगातार सामने उजागर हो जाती है, अब लापरवाही के आगे कैबिनेट सचिवालय बेबस। उच्च स्तरीय निर्देशों की भी पालना नहीं कर रहे विभाग। पहले कैबिनेट सचिवालय ने आदेश जारी किया था, प्रभारी मंत्रियों द्वारा प्रभार वाले जिलों में दिए गए निर्देशों की मांगी थी पालना रिपोर्ट। सीएस ने आदेश जारी करके मॉनिटरिंग रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। फिर कैबिनेट सचिवालय की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने भी निर्देश जारी किए, लेकिन 18 विभागों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आप देखिए, अलग अलग स्तर पर लगातार निर्देश जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी विभागों में जो उदासीनता है वो दिखाई दी। 18 विभागों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस पर सीएस ने नाराजगी जाहिर करते हुए फिर मांगी थी एक्शन टेकन या पालना रिपोर्ट। फिर भी अभी तक कुछ विभागों ने पालना रिपोर्ट नहीं दी है और अब फिर जारी किया गया है रिमाइंडर। अगर इतनी कवायद के बाद भी नतीजा सिफर रहा तो विभागों पर कार्रवाई होगी। अब इतनी जो कवायद की जा रही है उसके बावजूद भी विभाग नहीं जागते हैं, जो रिपोर्ट है वो नहीं सौंपते हैं, फिर भी लापरवाही इनकी उजागर होती है, लापरवाह भरा रवैया रहता है, तो फिर आगे एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, ये भी साफ कर दिया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।